अब तक हमने देखा कैप्टन ओजेल, कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन यामी डेविल बिलीवर्स को रोकने वहाँ आ जाते हैं और उन्हें उन पर भरोसा करने के लिए कहते हैं और तब डेविल बिलीवर्स उनकी बात मानकर वापस चले जाते हैं और डाजू और उसके साथी वहाँ से जाने की बात करते हैं और तब दामनाटियो उन्हें जज करके उन्हें उस किंगडम को छोड़ने का हुक्म देता है और वो सभी लोग स्पेड किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब आगे तब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट विजिट किंग एक मैजिक आइटम का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और कहते हैं ये वो मैजिक आइटम है जो कि एल्व्स के मैजिक स्टोन की तरह अपने अंदर मैजिक को स्टोर करेगा और उन लोगों के काम आएगा जिनके पास मैजिक बहुत कम है, क्योंकि इस किंगडम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कम मैजिक है और सभी लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो शायद इसकी मदद से वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। तब यहाँ नैरो सोचती है मेरे प्रिंस ने हमेशा इस किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचा है, पर डाजू की बातों को सुनकर लगता है कि उन्होंने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और मैं ये देख सकती हूँ कि 500 सालों में ये किंगडम बिल्कुल नहीं बदला है। तब यहाँ विजिट किंग ब्लैक बुल से डेविल बिलीवर्स के बारे में पूछते हैं और तब वो लोग उन्हें सारी बात बताते हैं। तब विजिट किंग कहते हैं तो ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ है। लगता है उन लोगों ने बहुत ज्यादा सहा है। अगर हमें इस किंगडम को बेहतर बनाना है तो हमें जल्द से जल्द डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा। तब वहाँ मार्क्स आ जाता है और हम देखते हैं हर्ट किंगडम की क्वीन उन्हें कांटेक्ट करती है और कहती है जैसे कि हमने बात की थी कि तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, तो हमने उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और तब हम देखते हैं उन्हें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और कनेक्शन कट जाता है। तब आस्था कहता है आखिरकार क्या हुआ? तब फिनरल कहता है शायद मैगुला का कर्स बढ़ रहा है। तभी कैप्टन यामी फिनरल को सभी को वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं। तब उनके जाने से पहले विजिट किंग नैरो को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ विजिट किंग नैरो को अपने साथ लाइब्रेरी चलने के लिए कहते हैं और यहाँ ब्लैक बुल्स हर्ट किंगडम पहुँच जाते हैं और गाजा उन्हें रोकने वहाँ आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर बिना परमिशन के घुसे हो, तो इसलिए तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तब कैप्टन यामी कहते हैं हमारे विजिट किंग जल्दी तुम्हें कांटेक्ट करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा वेट करो। तब गाजा को उनके वहाँ आने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और तो वो उन लोगों को क्वीन के पास ले जाता है। तब यहाँ क्वीन को देखकर फिनरल सोचता है ये तो सच में किसी परी से कम नहीं है। पर रुको, मुझे तो बदलना है ना, ऐसे तो मैं कभी भी मिस फिनिश से शादी नहीं कर पाऊंगा। तब क्वीन कहती है आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब आस्था कहता है हमें लगा कि आप कर्ज की वजह से दर्द में हैं, तो इसलिए हम लोग आपको चेक करने के लिए यहाँ आ गए। और तब यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ एक पेट दर्द था। तब कैप्टन यामी कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ सीरियस नहीं है, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। और वो वापस चले जाते हैं। तब क्वीन कहती है जैसे कि मैं बता रही थी, तुम्हारी ट्रेनिंग की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। और तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके ग्लासेस गुम हो चुके हैं। तब वाटर स्पिरिट नोटिस करती है कि अब उनके पास कोई भी चश्मे का पेयर नहीं बचा है। तब आस्था कहता है तो चलो फिर हम आपके चश्मे को ढूंढने में मदद करते हैं। तब क्वीन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। और तब वो अपने मैजिक को यूज करके एक जानवर को ढूंढ लेती है जिसके पास उनका चश्मा होता है और उस जानवर का नाम मूगी होता है। तब नोएल नोटिस करती है कि जिस जानवर के पास क्वीन का चश्मा होता है वो और उस जानवर की शक्ल मिल रही होती है जिस पर क्वीन लेटी होती है। और तब क्वीन उस जानवर को मूगी की माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। तब यहाँ आस्था उन ग्लासेस को वापस लाने की बात करता है। तब फिनरल इस बात के लिए मना कर देता है और सोचता है पर रुको, अगर मैं इसमें क्वीन की मदद करूंगा तो शायद क्वीन मेरे से इम्प्रेस हो जाए। पर रुको, मैं तो इस कर्ज को तोड़ना चाहता हूँ ना। और तब वो उस चश्मे को ढूंढने के लिए हाँ कर देता है और तब हम देखते हैं वो तीनों उस चश्मे को ढूंढने चले जाते हैं। तब यहाँ फिनरल अपने स्पेशल मैजिक को यूज करके मूगी को अपने पास बुला लेता है, पर मूगी उसके नाक को काटकर पानी के अंदर चला जाता है जहाँ नोएल उसका पीछा करने लगती है। पर मूगी की क्यूटनेस को देखकर वो उसे पकड़ नहीं पाती और तब उसके बाद मूगी उन पर हंसने लगता है। तब आस्था कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और तब वो फिशिंग करने लगता है और हम देखते हैं मूगी उस फिश को खाने के लिए आस्था के पास आ जाता है। तब मूगी जैसे ही उस फिश को पकड़ने लगता है और तभी आस्था फिशिंग रोप की मदद से उसे पकड़ लेता है। तब क्वीन ये देखकर कहती है ये तो की से उसे डिटेक्ट कर रहा है, पर ऐसा तो सिर्फ लैंड ऑफ सन में किया जाता है। तो वाटर स्पिरिट कहती है तो इसी वजह से इसने पहली बार आपको ढूंढ लिया था। तब क्वीन सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास एंटी मैजिक है या फिर ये आर्किन स्टेज पर है, पर मैं ये देख सकती हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तब आस्था मूगी से फिश के बदले में क्वीन के ग्लासेस ले लेता है और तभी हम देखते हैं वो चश्मा जैसे ही क्वीन के हाथ लगता है क्वीन नीचे गिर जाती है जिस वजह से वो टूट जाता है और वो तीनों इसे देखकर बहुत ज्यादा
ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब नोएल कहती है, और मुझे ये बताइए कि आपकी आंखें इतनी ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछली बार तो आप बिल्कुल सही लग रही थी। तब वाटर स्पिरिट कहती है, वो इसलिए था क्योंकि जब क्वीन अपने रॉयल कपड़ों में होती है तब वो मोरा जोन से अपने आसपास की चीजों को डिटेक्ट करती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देख सकती है या नहीं। तब आस्था कहता है, अगर आप हमेशा ऐसे करेंगी तो आपको ग्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। तब क्वीन कहती है, मेरे पास इनफाइनाइट मैजिक नहीं है, तो इसलिए मुझे किसी बुरे वक्त के लिए अपने मैजिक को बचा कर भी रखना होता है। और तब गाजा क्वीन के लिए एक नई ग्लासेस ले आता है और तब वो तीनों देखते हैं कि वो ऐसे चश्मों के बहुत सारे पेयर्स लाया होता है। तब फिनरल कहता है, तो जो हमने किया वो क्या किसी काम का नहीं था? तब नोएल आस्था को कहती है, ये भी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ही हमें उस चश्मे को ढूंढने जाने के लिए कहा था। तब क्वीन उन सभी का शुक्रिया अदा करती है और फिनरल उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर से अपने आप को रोकने के लिए जमीन पर अपना सिर मारने लगता है। तब क्वीन कहती है, तो चलो फिर अब काम की बात करते हैं। हमें तुम्हारी ट्रेनिंग में प्रिपरेशन करने के लिए इसलिए टाइम लगा क्योंकि हम लोग चाहते थे कि स्पिरिट गार्डियन भी अपनी पूरी फॉर्म में आ जाएं, पर स्पिरिट गार्डियंस की भी लिमिट है कि वो कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तब आस्था इसे सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तब क्वीन कहती है, आस्था और नैरो दोनों आर्केन स्टेज पर हैं, तो उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग जरूर करनी होगी। तब आस्था कहता है, तो क्या इसका मतलब विजिट किंग और कैप्टन यामी भी यहाँ ट्रेनिंग करेंगे? तब गाजा कहता है, वो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो हम उन्हें और ज्यादा नहीं सिखा सकते। तब क्वीन कहती है, और तुम्हारे कैप्टन को देखकर मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ करनी है। जिसे सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ विजिट किंग नैरो को लाइब्रेरी ले जाते हैं, जहाँ पर नैरो चाबी खो जाने की वजह से वहाँ का गेट खोलने लगती है। तब वो वहाँ उस लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट विजिट किंग की बुक को देखती है। तब विजिट किंग उस बुक को पढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हारा असली नाम सैक्रे है ना? और मैं देख सकता हूँ कि इस बुक में तुम्हारा जिक्र है। जब इस आइटम के बारे में लिखा गया था तब उनके पास वो टेक्निक नहीं थी जो उसे पूरा कर सके, तो इसलिए अब मैंने मैजिक आइटम रिसर्च लैब में इसे बनाने की रिक्वेस्ट भेज दी है। और अगर ये चीज बन जाएगी तब डेविल बिलीवर्स और उनके जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनके पास पावर है और जिनके पास नहीं है, उन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये किंगडम बिखर गई है। तो अगर हमें क्लोवर किंगडम को ठीक करना है तो हमें इन लोगों को जोड़ना होगा। तब ये बात सुनकर नैरो को विजिट किंग के अंदर फर्स्ट विजिट किंग की झलक दिखाई देती है। तब यहाँ आस्था, नोएल और फिनरल ब्लैक बुल बेस वापस आ जाते हैं, जहाँ आस्था नैरो को बताता है कि वो लोग ट्रेनिंग करने हर्ट किंगडम जा रहे हैं। तब यहाँ रात को नैरो सोचती है, मेरे प्रिंस, मैं ये देख सकती हूँ कि आपका सपना अभी भी जिंदा है। अभी के विजिट किंग आप ही की तरह इस क्लोवर किंगडम के बारे में सोचता है और इस किंगडम से प्यार करता है, तो इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बनके इस किंगडम को प्रोटेक्ट करूँगी। तब यहाँ ग्रे सोच रही होती है कि सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर दे रहे हैं, पर मैं अभी भी सबके सामने आने में शर्मा रही हूँ। तो वक्त आ गया है जब मैं अपने आप को बदलूंगी। तब यहाँ ग्रे अपनी शायनेस को कम करने के लिए नोएल को उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए कहती है। तो नोएल कहती है, आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहती हो? तब ग्रे कहती है, अगर मैं ऐसी ही रहूंगी तो मैं स्पिरिट किंगडम और डेविल के साथ नहीं लड़ पाऊंगी, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने असली रूप में इस लड़ाई को लड़ूं। तब नोएल कहती है, पर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? हमारी टीम में और भी मेंबर्स है ना? तब ग्रे कहती है, क्योंकि तुम हमेशा से कॉन्फिडेंट रही हो और ये शायद रॉयल्टी होने के कारण है। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसा बनना चाहती थी नोएल। तब नोएल इस बात के लिए मान जाती है। तब नोएल कहती है, तो तुम तब शर्माती हो ना जब लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो चलो फिर इस बात की प्रैक्टिस करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं जब जब नोएल उसे देख रही होती है वो तब भी उससे शर्मा रही होती है। तब वहाँ गॉर्डन उनकी मदद करने आ जाता है और कहता है, तो चलो फिर तुम शुरुआत के लिए मेरी डॉल्स के साथ प्रैक्टिस करो। पर हम देखते हैं ग्रे उन डॉल्स के सामने भी शर्मा रही होती है। तब नोएल कहती है, तुम्हें याद है कि तुम्हें मेरी तरह बनना है, तो चलो फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। और तब वो अपने आप को नोएल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिससे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर नोएल ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, तुम्हें मुझ में ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, तुम्हें बस मेरे कैरेक्टर में ढल जाना है। और तब वो नोएल की तरह एक्टिंग करने लगती है, पर नोएल उसे ऐसा करने से भी मना कर देती है। तब गॉर्डन उसे आस्था की एक्टिंग करने के लिए कहता है और हम देखते हैं ग्रे कॉन्फिडेंस के साथ उन डॉल्स के साथ बात करने लगती है, पर वो फिर भी शर्माने लगती है। तब गॉर्डन कहता है, तुम्हें अभी इस वीकनेस को खत्म करने में वक्त लगेगा। और तब वो दोनों ही उसे कुछ नहीं सिखा पाते। और तब
वो गोश्त बन के गोश्त से मदद मांगने लगती है। तब गोश्त कहता है ये मेरा काम नहीं है, तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करके कुछ नहीं मिलेगा। तब ग्रे कहती है तो फिर ठीक है, तुम इसके बदले में मुझे कुछ भी करने के लिए कह सकते हो। और तब गोश्त उसे मैरी में कन्वर्ट होकर कुछ डायलॉग कहने के लिए कहता है और ग्रे इस बात के लिए मान जाती है। और तब गोश्त उसकी मदद करने के लिए उसके आसपास बहुत सारे मिरर ला देता है और कहता है इसमें से मैं तुम्हें सारे एंगल से देख रहा हूँ, तो चलो फिर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो। और तब वो फिर से आस्था की तरह एक्टिंग करने लगती है, पर वो किसी काम नहीं आती है। तब गोश्त वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ से एक बटरफ्लाई गुजरती है, जिससे ग्रे हिप्नोटाइज हो जाती है। तब गोश्त उसे अलग अलग चीजें करने के लिए कहने लगता है और उसे एक टर्टल बनने के लिए कहता है, जिस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और हम देखते हैं ऐसा करने पर ग्रे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती। और तब वो उसे दोबारा से ह्यूमन में कन्वर्ट होने के लिए कहता है, पर अपने माइंड में टर्टल बने रहने की सीख को याद रखने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं ग्रे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब गोश्त उसे एक मार्केट में ले जाता है और उसे सारे लोगों का सामना करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं ग्रे बिल्कुल भी घबरा नहीं रही होती। तब गोश्त उसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहता है। और तब ग्रे जैसे ही मैरी में कन्वर्ट होती है, वैसे ही गोश्त उसे डरा देता है, जिससे वो दोबारा से शाय फील करने लगती है। तब गोश्त कहता है अगर तुम्हें इतनी शर्म आती है, तो तुम पहले की तरह ट्रांसफॉर्म होके क्यों नहीं रहती हो? क्योंकि रियलिटी में मैं वो नहीं हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? चाहे तुम जो मर्जी बन जाओ, पर तुम हमेशा वही रहोगी जो तुम असल में हो। तब हमें यहाँ ब्लू रोज नाइट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब सोल कहती है तुम तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो, तब कैप्टन शार्लेट कहती है पर ये अभी भी उस डेविल को हराने के लिए काफी नहीं है। और तब वो फिर से अपनी स्क्वाड को उन पर अटैक करने के लिए कहती है। तब सभी लोग बुरी तरह से थक चुके होते हैं और तब वो सभी को ब्रेक लेने के लिए कहती है। और तब यहाँ सभी लोग ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है, क्योंकि मैंने मर्दों के साथ बात ना करने वाली रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। तब यहाँ वो सभी लोग स्पेड किंगडम की लड़ाई के बाद अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने की बात करने लगती हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है चाहे इनके मोटिव्स जैसे मर्जी हो, पर शुक्र है कि ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तब सोल उन सभी को चुप रहने के लिए कहती है। तब एक लड़की कहती है तुम हमारी बात छोड़ो, शायद ऐसे भी हो सकता है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद कैप्टन शार्लेट भी कैप्टन यामी के साथ डेट पर जा रही हो। तब वो सभी लोग कैप्टन शार्लेट से उनकी और कैप्टन यामी के रिलेशन के बारे में पूछने लगते हैं, जिसे सुनकर वो शर्माने लगती हैं। तब सभी लड़कियां उन्हें ये यकीन दिलाने लगती हैं कि कैप्टन यामी उनके होके रहेंगे और पूछती हैं कि क्या आप उनके साथ डेट पर जा रही हैं? तब कैप्टन शार्लेट मना कर देती है और सोचती है वैसे तो पिछली बार मैं उसे डिनर के लिए पूछने वाली थी, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। और कहती है इस टाइम हमें डेविल के साथ लड़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तब बुली कहती है ये लड़ाई सही मौका है, क्योंकि इसमें आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप दोनों बहुत ज्यादा करीब आ सकते हैं। और तब वो सभी लड़कियां कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट की हैप्पी लाइफ के बारे में कहने लगती हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि इस टाइम खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है, तो इसलिए हमें उसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी। और तब उनकी बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। तब यहाँ कैप्टन शार्लेट 5 लड़कियों को अपने ऊपर इकट्ठे हमला करने के लिए कहती हैं। तब कैप्टन शार्लेट उनके हमलों से बचकर उन पर हमला कर देती है और हम देखते हैं वो सभी लोग हार जाती हैं। तब कुछ लड़कियां कहती हैं कैप्टन शार्लेट बहुत मेहनत कर रही हैं, तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तब कैप्टन शार्लेट बाकी सभी को आराम करने का कहकर बचे हुए लोगों को उन पर हमला करने के लिए कहती है। तब वो पूरी टीम कुछ डिस्कस करने लगती है। तब एक लड़की उनके पास आकर कहती है हमें लगता है कि हम आपके लिए सही ट्रेनिंग पार्टनर नहीं हैं, क्योंकि हम आपको बराबरी की टक्कर नहीं दे सकते और आप इस तरह अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएंगी। तो दूसरी लड़की कहती है तो शायद आपको दूसरी स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग करने से ज्यादा फायदा होगा, जैसे कि आप ब्लैक बुल्स को ही ले लीजिए। ब्लैक बुल्स के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। तब सभी लोग इस बात के लिए हाँ करने लगती हैं और इकट्ठे ट्रेनिंग करने का सजेशन देती हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तब मार्क्स उन्हें कैप्टन की मीटिंग के लिए बुला लेता है। तब यहाँ कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी से इस बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर उनका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से कैप्टन यामी उन्हें पकड़ लेते हैं। पर उन्हें अपने इतने करीब पाकर कैप्टन शार्लेट की फीलिंग्स एकदम से बढ़ जाती हैं और वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगती हैं। तब यहाँ विजिट किंग कहते हैं तो आज कैप्टन शार्लेट फिर से लेट हैं और स्टार फेस्टिवल वाले दिन भी कैप्टन शार्लेट और कैप्टन यामी दोनों गायब थे। आखिरकार चल क्या रहा है? तब मार्क्स कहता है मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ब्लैक बुल्स के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग की बात की थी, तो शायद ये उसके रिलेटेड कुछ हो। तब विजिट किंग कहते हैं इससे मुझे एक आइडिया आया है। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक के बाद बहुत ज्यादा
ज्यादा थक चुके हैं और उन्हें अब इस बात की फिक्र हो रही होगी कि रॉयल फैमिली उन्हें बचा भी सकती है या नहीं। तो इसलिए अब हमें मैजिक नाइट्स की स्ट्रेंथ पर उन्हें भरोसा दिलाना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि इससे स्क्वाड्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सारे कैप्टन्स एक दूसरे के खिलाफ फाइट करें। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।